तो सदर्न कॉरिडोर जो है, साउदर्न कॉरिडोर जो है, इट बिगिंस फ्रॉम यांगजू, द थर्ड लार्जेस्ट सिटी इन साउथ सेंट्रल चाइना। ये प्रोविंस है साउथ सेंट्रल चाइना का। साउथ सेंट्रल चाइना जो है प्रोविंस है चाइना का, ठीक है। तो उसका जो थर्ड लार्जेस्ट सिटी गांगजू, ये साउथर्न कॉरिडोर उधर से स्टार्ट हो रहा है और ये फिर आगे जाके वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ चाइना उधर जा रहा है, फिर कनेक्ट कर रहा है काशगर, काशगर से फिर पाकिस्तान, क्योंकि काशगर जो है कनेक्टेड है विद जो उनका पहला प्रोविंस है, वो काशगर सिटी है। उधर से जिंगजियांग प्रोविंस है, काशगर सिटी है, वो कनेक्ट हो रहा है। फिर इधर से हमारा जो है गिलगित में कुंजराब एरिया इधर से कनेक्ट हो रहे हैं, फिर लैंड रूट्स के थ्रू ये आएंगे अपना गवादर के थ्रू, गवादर पे आएंगे और उधर से फिर आगे जाके वो ट्रेड ऑन कर सकते हैं बाकी दुनिया के साथ और अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है। तो इसको इन शॉर्ट हमने जो नाम दिया हुआ है, इसके जो हमने नाम दिया हुआ है सीपेक है। इसका जो सदर्न कॉरिडोर है चाइना का, उन्होंने उनको नाम दिया सीपेक और दिस इज द शॉर्टेस्ट एंड द मोस्ट फीजिबल ऑप्शन फॉर चाइना। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इट इज़ डायरेक्टली लिंक विद द पाकिस्तान। फिर आ जाते हैं कि सेंट्रल कॉरिडोर में, इट स्टार्ट फ्रॉम शंघाई एंड लिंक्स द कंट्री टू ताशकंद। यानी कि ये अब जाएगा किस में, ये अब जाएगा टूवर्ड्स सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। ये इनका जो है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की तरफ है। फिर उधर से तेहरान एंड ऑनवर्ड्स बंदर इमाम खोमेनी पोर्ट ऑफ ईरान ऑन द पर्शियन। इसका रुख जो है यूरोप की तरफ है। यूरोप की तरफ अगर उन्होंने जाना है, और जो पाकिस्तान की तरफ से वो उधर तो किधर जा सकते हैं, वो मिडिल ईस्ट में जाएंगे डायरेक्ट। मिडिल ईस्ट से फिर अपना जो उनको एनर्जी वगैरह रिक्वायरमेंट्स हैं या उधर जो उनका ट्रेड वगैरह है वो उनके लिए उधर से फीसिबल है। अगर ये कनेक्ट होना चाहते हैं चाइना से अपना यूरोप से, तो वो सेंट्रल कॉरिडोर का इस्तेमाल करेंगे और वो शंघाई से बैठे, क्योंकि शंघाई क्या, इट इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ चाइना। उनकी जितनी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो उधर उनसे डील करना चाहते हैं, जो जितना भी कैपिटल या कॉर्पोरेट सेक्टर की डीलिंग्स होगी आपस में, वो उनका रूट वो किधर से होगा, वो पहले ताशकंद जाएंगे, देन तेहरान, देन तेहरान के आगे जो उनका पोर्ट है इमाम खामने पोर्ट ऑफ ईरान ऑन द पर्शियन गल्फ, उधर से फिर वो यूरोप। मगर दिस इज समहाउ अ लॉन्गर रूट, तो इसको फिलहाल कंसीडर नहीं किया गया। यानी कि ये ऑन द पेपर है मगर इसको फिलहाल कंसीडर नहीं किया जा रहा। रूट्स हैं अवेलेबल मगर इसको अपडेट नहीं किया जा रहा, ठीक है। देन आपका आ जाता है नॉर्दर्न कॉरिडोर। इट स्टार्ट्स फ्रॉम बीजिंग, पासेस थ्रू रशिया एंड इट लिंक्स इट टू द यूरोपियन सिटीज। अब इसका पीआरआई का ओवरऑल क्या है, ये यूरेशिया प्रोजेक्ट है। यूरेशिया आप उसको लिखेंगे क्या, यूरेशिया प्रोजेक्ट, यानी कि इट इज कनेक्टिंग यूरोप एंड एशिया। In all these are countries, most important countries in the world are going to connect with each other, and they are, making next levels of trade with each other. तो अब इसमें आप इधर से आप शुरुआत में अंदाजा लगा सकते हो कि यूएसए इज nowhere, so somehow US is feeling insecurity, या हम कह लें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में भी आ गए वो। तो इसी वजह से फिर वो हर मूव को कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। देन कॉरिडोर्स कितने हैं इसमें, ये तो हो गए रूट्स। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की, ठीक है। ये हमने क्या किया, जो चाइना से लिंक होंगे आगे जाके। फिर इकोनॉमिक कॉरिडोर में क्या आ जाती है चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें प्रोजेक्ट्स भी लगेंगे, जस्ट उसमें रूट की बात नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल सीपेक की आप एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसमें अपने पावर प्रोजेक्ट्स भी लगे हैं, पोर्ट्स भी डेवलप हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे फिर, इकोनॉमिक कॉरिडोर उसको। तो 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स आर अंडर द BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। पहला है द न्यू यूरेशिया लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर। सेकंड इज चाइना मंगोलिया रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। थर्ड इज चाइना सेंट्रल एशिया West Asia Economic Corridor. Fourth is China Indo-China Peninsula Economic Corridor. Fifth is CPEC, and the sixth one is Bangladesh China India Myanmar Corridor. तो ये ऑन पेपर है, इसमें से जो मटेरियलाइज हो रहा है अभी वो कौन सा हो रहा है, सीपेक हो रहा है मटेरियलाइज।
बाकी बाकी थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट हो रही है, मगर वो एक्यूरेट फॉर्म में नहीं है, फॉर्मल फॉर्म में नहीं है। फॉर्मल फॉर्म में जो अभी मटेरियलाइज हो रहा है वो सीपे की हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ द बीआरआई। और ये कंपल्सरी है, जिसे हम कहते हैं ना शोकेस है, जो आप सैंपल है सीपे चाइना के लिए, तो दुनिया को वो दिखाना चाहे दिखाएगा, वो कल को जी सीपे के इतना कामयाब हो गए, तो यही मैं मॉडल रेप्लिका करूंगा आपके कंट्रीज में। तो सीपे की कामयाबी बीआरआई की कामयाबी। अब हम आते हैं कि व्हाट चाइना सीक्स फ्रॉम बीआरआई, कि चाइना के क्या मफाद है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। हमने पहले तो डिस्कस कर लिया कि इट इज द पॉलिसी टूल ऑफ द चाइना टू बिकम नेक्स्ट सुपर पावर। मगर फिर उसके पीछे कुछ रीजंस भी तो होगी ना कि वो इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा है। फिर वो वही रूट अप्लाई करता है जैसे यूएसए ने अप्लाई किया हुआ था, इतना खर्चा ना करे। तो सबसे पहले इनके अपने मकासद भी हैं, एक तो इंटरनेशनल है, मगर इनके डोमेस्टिक कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे आ गए। तो डोमेस्टिक उनकी बहुत सारी मजबूरी। अब सबसे पहली बात क्या है, सिक्योर शिपिंग लेन्स। अब हमें पहले ये पता है कि जी चाइना क्या, इट इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर इन द वर्ल्ड ऑफ ऑयल एंड गैस। उसको मिडिल ईस्ट से, सऊदीया से, कुवैत, कतर से क्या चाहिए, एलएनजी वगैरह चाहिए या पेट्रोकेमिकल्स वगैरह चाहिए। तो उसके लिए फिर वो जाहिर सी बात है, आपको पता है शिप्स के थ्रू आते हैं। दूसरा फिर इधर क्या है, साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी के आगे आ जाती है मलाक्का स्ट्राइट। उधर आपको पता है उधर इन्फ्लुएंस किसका है, आसियान कंट्रीज का है विद हेल्प ऑफ यूएसए। और यूएसए उधर डायरेक्टली इन्वॉल्व है उस रीजन में, जो कि कहता है कि फ्री हमें राइट है फ्री नेविगेशन का। वो उसको हम फिर पढ़ेंगे जब हम साउथ चाइना सी को डिस्कस करेंगे। तो चाइना को ये खतरा है कि कल को इन केस यूएसए मेरा रूट ब्लॉक कर देता है। अब आज की जो करंट पोजीशन है, 80% ऑफ द ट्रेड ऑफ चाइना मूव्स थ्रू मलाक्का स्ट्रेट। अगर यूएसए उसको ब्लॉक कर देता है विद द सपोर्ट ऑफ जापान एंड इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, अब उसकी इतनी भी मिलिट्री माइट नहीं है चाइना की कि वो 4-5 कंट्रीज के साथ डायरेक्टली क्या करेगा, इंडल्ज होगा इन वॉर। यही चीज है, इसी वजह से फिर वो क्या कह रहा है कि मुझे अल्टरनेटिव रूट्स चाहिए फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ठीक हो गया, तो अल्टरनेट रूट उसको फर्स्टली प्रोवाइड कौन कर रहा है, सीपे कर रहा है। हमने डिस्कस किया कि इट इज द शॉर्टेस्ट रूट। फिर बाकी जो हमने रूट्स डिस्कस किए, तो सबसे पहला ये कि सिक्योर शिपिंग लाइन्स। क्योंकि आज उनकी इकोनॉमी किस पे चल रही है, इट इज द इकोनॉमी ऑफ चाइना इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी। ठीक हो गया जी। देन आ जाता है डेवलप वेस्टर्न चाइना। आपको पता है जो उनका जिंजियांग रीजन है, उधर मिलिटेंसी भी है, यानी कि वो जो एरिया है वो नेशनली इंटीग्रेटेड नहीं है विद अदर पार्ट्स ऑफ द चाइना। जो अदर पार्ट्स ऑफ चाइना में डेवलपमेंट है उसके बराबर अगर उसको कंपेयर किया जाए जिंजियांग रीजन से, तो वो बिल्कुल समझे कि 1 to 2% है। कोई मॉडर्न डेवलप नहीं है ना, उधर रूट्स हैं, रोड्स हैं, ना वो फाइनेंशियल हब है, जस्ट वो एक रूरल अभी तक कम्युनिटी है उधर। एक तो वो रूरलाइजेशन है उधर, उसके साथ साथ उधर क्या एक्सट्रीमिज्म है, मिलिटेंसी है। तो वो चाहते हैं कि जो हमारा वेस्टर्न पार्ट ऑफ चाइना है उसको भी हम डेवलप करें एट द पावर ऑफ साउदर्न और सेंट्रल चाइना। अब आप देखें कि मोस्टली जितने रूट्स निकल रहे हैं या गुजर के जा रहे हैं वो वेस्टर्न रीजन से जा रहे हैं। अब बीआरआई की मदद से क्या होगा कि अगर बीआरआई पे वो फोकस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली जो इनके रीजन होंगे, जैसे सिंचियान रीजन हो गया या दूसरे तीसरे और वेस्टर्न रीजन होंगे, वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे टूरिज्म बनेगी, वहाँ फाइनेंशियल हब्स क्रिएट होंगे, वहाँ पे जो है अपना एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन होगी, वो एनर्जी डेस्टिनेशन होगी। तो ऑटोमेटिकली वो डेवलप हो जाएगा, और जब डेवलप होगा तो उधर पॉलिटिकल हार्मनी होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, और उधर फिर आहिस्ता आहिस्ता मिलिटेंसी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो लोग भी फिर अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना आ जाए। ठीक है, तो दूसरा मकसद ये दोनों क्या हो गए, डोमेस्टिक रीजन हो गए। फिर थर्ड उनका डोमेस्टिक रीजन कौन सा है, कि चाइना की जो कामयाबी का राज है वो मैन्युफैक्चरिंग।
मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर के बाद उनका जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, उनकी वजह से ही उन्होंने चीज़ें एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी बाहर दुनिया में। और आज जितनी भी लेबर है वो चाइना की बाहर कितनी भी है, वो किस वजह से, मैन्युफैक्चरिंग वजह से। हर जगह पे चाइना ट्रेड कर रहा है सस्ते दामों में हर चीज़ में, वो जस्ट बिकॉज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो उनकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है काफ़ी चीज़ों की, जैसे स्टील की हो गई, सीमेंट की हो गई, के काफ़ी केमिकल्स हो गए, मशीनरी हो गई, अब वो कंट्री तो डेवलप हो गया समहाउ चाइना। और वो जो उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, और अगर उसको हम यानी कि स्टगनेट कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो चाइना का जो ग्रोथ रेट आज 7 to 8% जा रहा है, वो ऑटोमेटिकली गिर के 3 to 4% आ जाएगा। समझ रहे हैं आप? वो चाह रहे कि ये ग्रोथ रेट हमारा चलता रहे, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती रहे, और हमारे जो फॉरेन रिजर्व एक्यूमुलेट होते रहे, और हम इन्फ्लेट दुनिया के ऊपर करते रहे। तो वो जो अंडर यूटिलाइज उनकी कैपेसिटी है, उसको वो यूटिलाइज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उनके स्टील की है, उधर ये प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, पाकिस्तान की हम एग्जांपल ले लेते हैं, पाकिस्तान में करें तो वो जो उनका सरिया है वो इधर आके यूज करेंगे, सीमेंट आके इधर यूज करेंगे, उनकी लेबर फोर्स है उसको आगे जाके बाकी कंट्रीज में करेंगे। ठीक हो गया जी। फिर आ जाते हैं कि जी क्रिएट न्यू एक्सपोर्ट मार्केट्स। अब उनकी आज अगर करंटली हम देखेंगे तो चाइना की जो मेजर एक्सपोर्ट मार्केट है वो कौन सी है? फर्स्ट ऑफ ऑल यूएसए, देन यूरोप। वैसे यूरोप क्रॉस कर चुका है 2020 में यूएसए एज अ मार्क एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ चाइना। तो ये ऐसे कंट्रीज हैं, ये सारे डेवलप कंट्रीज है, वो सबसे बड़ी मार्केट है चाइना की। इनको हम कहते हैं ओईसीडी कंट्रीज, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कंट्रीज हैं, ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपमेंट फोरम। तो इनके साथ अब उनके जो इश्यूज आ रहे हैं डे बाय डे, जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए के साथ हमने देखा तो उनके साथ भी उनकी ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गई। यूरोप के साथ भी पॉसिबिलिटी है, काफ़ी कंट्रीज के साथ उनके अप डाउन रिलेशन चल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि वो एलाइज हैं यूएसए को। तो उनको खतरा है कि इनके साथ मेरे जो एक्सपोर्ट्स है कल को डिक्रीज हो सकते हैं, और हुए भी थे यूएसए ट्रेड वॉर के साथ उनके। वो कह रहे हैं कि अल्टरनेटिव मार्केट्स हो जहाँ पे कोई डिसरप्शन ना हो, जहाँ पे हम इजीली सप्लाई कर सकें अपनी चीज़ें, और हमारी इकोनॉमी क्या है वो रन होती है। तो उनके लिए जो सेकंड मार्केट्स है वो कौन सी है? अफ्रीका एंड सेंट्रल एशिया। तो न्यू मार्केट्स तलाश करें, स्पेशली आपने देखा होगा अफ्रीका में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। देन आ जाते हैं कि क्रिएट गुडविल विद नेबरिंग कंट्रीज। अब आसियान कंट्रीज के साथ उनका इशू है, डिस्प्यूट है, बाकी चीज़ों पे इंडिया के साथ है, नेपाल के साथ था, मगर अब खत्म हो गया, रशिया के साथ हो गया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ हो गया। तो उनके साथ वो अब डिस्प्यूट तो वैसे नहीं होते सॉल्व, तो उन्होंने कहा है कि हम इकोनॉमिक एड देके, इकोनॉमिक सपोर्ट देके उनसे ये इश्यूज रिजॉल्व करा देंगे। ठीक हो गया जी। तो ये एक उसकी गुडविल भी क्रिएट होगी, और सेकेंडली वो एज ए लीडर इमर्ज होगा इन द होल रीजन, जो कि फिर आ जाएंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। Then it wants to supplant the China-led economic sphere in Eurasia in place of the West-led economic system. जैसे मैंने आपको बताया कि it is going to replace the Western countries and their system and their economic system, or the so-called Bretton Woods system. So it is going to replace that. IMF क्या करता है? IMF लोन प्रोवाइड करता है। वर्ल्ड बैंक क्या करते हैं? डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं, जैसे एडीबी, वर्ल्ड बैंक वगैरह। तो ये सारे जो फंक्शन है चाइना इटसेल्फ खुद करेगा बाकी कंट्रीज के लिए। तो वही रोल उसको रिप्लेस करना चाहता है अपनी कंडीशंस पे, अपने सिस्टम के हिसाब से। और जियो पोलिटिकल कनेक्टिविटी इंस्टेड ऑफ सिक्योरिटी, मैंने जैसे आपको बताया कि चाइना इज अंडरस्टैंडिंग दैट इट विल नॉट प्रोवाइड security to the world because it is usually costly, and it does not provide certain returns or massive returns. Instead, connectivity provides massive returns and also multiple returns. फिर आ जाते हैं, हम कहते हैं कि थ्रेड्स क्या है बीआरआई को।
हमने पहले डिस्कस कर लिया, क्या डिस्कस किया, बीआरए का अल्फा फ्रूट का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर दिया, देन हमने रूट्स डिस्कस कर दिए कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अपकमिंग हैं और कौन कौन से रूट्स हैं। फिर हमने देखा कि चाइना को ज़रूरत क्या है बीआरए के, व्हाट इज गोइंग टू इंस्टॉल बीआरए। फिर हम आगे जाके आप डिस्कस कर रहे हैं कि थ्रेट्स टू बीआरए। ये सक्सेसफुल मॉडल तब हो सकता है